दोस्तों आज साडे नाल ने नामवर पत्रकार चिंतक ते मीडिया विश्लेषक अनिल चमड़िया जी। अनिल चमड़िया जी नाल अज आपां गलबात करांगे मीडिया जिहदे बारे कई तरह दी धारनावां ने साडे मन दे विच। ये मीडिया किन्ना क लोकां दी गल करदा, ये मीडिया दे देखण ते विकण दे विच की अंतर है ते होर कुछ गल्लां होर कई इहो जिहे सवाल जिहड़े साडे जेहन दे विच होणगे उन्हां दे उत्ते असीं गलबात करांगे अनिल चमड़िया जी नाल। चमड़िया जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब हम मीडिया के बारे में बात करते हैं, आपने कई दफा कहा है कि सबसे पहले तो हमें पूर्व आग्रहों से जो कुछ पूर्वाग्रह हमने पार रखे हैं तो उनसे मुक्त होने की आवश्यकता है। भला वो किस तरह के पूर्वाग्रह हैं? देखिए, मीडिया कोई समाज से अलग थलग नहीं है। समाज के बीच में ही मीडिया बनता है। और मीडिया का मतलब क्या हुआ? मीडिया का मतलब हुआ जरिया, माध्यम, जिसके जरिए समाज बातचीत करता है। अब जो समाज में आप जिस तरह से सोचते हैं या जिस तरह की व्यवस्था में आप रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी एक जो व्यवस्था है वो जाति आधारित व्यवस्था रही है, यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव आप एक सिस्टम में रहा है, तो दिमाग कहाँ से बनता है? दिमाग बनता है उसी सिस्टम से। अगर ये दिमाग में बात नहीं रहेगी ऊंच नीच, तो फिर तो सिस्टम नहीं है वो। तो वो दिमाग जो लोग का तैयार किया जाता है ऊंच नीच का, या फिर मान लीजिए धर्म है, ये धर्म है वो धर्म है, या फिर मान लीजिए कि ये स्त्री है ये फीमेल है और ये पुरुष है मेल है, ये गरीब है ये अमीर है। कितने तरह के आप सोचिए कि समाज में कितने तरह के विचार आपके दिमाग में डाले हुए हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर इस तरह से, एक जो ढांचा है उस तरह इस तरह से बना हुआ है हमारी सोसाइटी में। तो ये जो दिमाग में जो ढांचा बने हुए हैं, हम उसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। आप किसी भी चीज को कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। आप जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर में खड़े होकर आप एक सामने वाली दिशा को देखें और एक दक्षिण में खड़े होकर एक सामने वाली चीज को देखें, तो उसमें फर्क आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक अमीर आदमी अपने तरीके से चीजों को, सामने जो चीजें उसकी है, तो वो अमीरी में पला बढ़ा आदमी है, या लड़की है तो पली बढ़ी है, तो वो इस हिसाब से चीजों को देखेगी। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल देखने का नजरिया अलग होगा। जैसे मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए कि जो छत्तीसगढ़ का आदिवासी है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आज की तारीख में? आज की तारीख में उसकी ज्यादा जरूरत है कि जो मलेरिया है उसके टैबलेट उसको मिल जाए। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपके यहाँ चूंकि मलेरिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, आपके यहाँ प्रॉब्लम है दूसरे तरह की चीजें, दूसरे तरह की बीमारियां प्रॉब्लम है, और दूसरे तरह के आपको एक ऐसे अस्पताल में जगह चाहिए जहां आपको बहुत सेपरेट कोई जगह मिल जाए, कमरा मिल जाए रहने के लिए, परिवार आए तो वो मिलने के लिए ठीक से बैठ सके, आपको इसकी जरूरत महसूस होगी। तो इस तरह से चीजों को जो देखने का जो नजरिया होता है वो आपके बैकग्राउंड, यानी आप जिस तरह से पले बढ़े हैं उससे देखने का नजरिया बदल जाता है। इसी को कहते हैं पूर्वाग्रह। क्योंकि मीडियम जो है वो मीडियम क्या कहता है, हमको समाज को किस तरह से बनाना है। जो हम संवाद करते हैं मीडियम के जरिए, वो ये बात करते हैं कि हमको समाज को ऐसा बनाना है। अब इस समाज को बनाने के लिए हमारी जो जमीन है वो क्या है? हमारी जमीन है, हम अगर मानते हैं तो मान लीजिए कि हम कहते हैं संविधान। संविधान में जिसमें कहता है कि भाई हम एक ऐसे समाज को बनाएंगे जिसमें सब बराबर हो। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे दिमाग में जितने तरह के मतभेद हैं, उन मतभेदों को अगर आप दूर करने के बारे में नहीं सोचेंगे, समानता, इक्वलिटी, बराबरी के लिए आप नहीं सोचेंगे, तो बनेगा नहीं।
संवाद ही नहीं हो पाएगा, बराबरी के लिए संवाद नहीं होगा। फिर संवाद होगा कि ऊंच नीच रखना है तो कैसे रखना है, इसके लिए संवाद करेंगे आप। तो यही पूर्वाग्रह होता है कि आपका जो आप कहाँ किस जमीन पर खड़े होकर सोच रहे हैं। अगर आप बराबरी के लिए बात करना चाहते हैं कि हाँ सब लोग बराबर की स्थिति में हालात में आ जाए, तो फिर आप जब आपकी जमीन जब बराबरी वाली है तो आपका सोचने का नजरिया अलग बन जाएगा। आपकी जमीन यदि यह है कि नहीं ऊंच नीच तो होना चाहिए, नहीं तो इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, और भाई ये तो सब किस्मत की बात है, ये वो, तो आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। इसी को कहते हैं कि आप पूर्वाग्रह से चीजों को सोचें। मीडियम भी, जो मीडिया है वो यही काम करता है। अब मीडियम जो है वो क्या ऊंच नीच को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है, या मीडियम जो है वो बराबरी के लिए काम कर रहा है? तो मान लीजिए कि आप अगर अपने दिमाग में मुक्त नहीं होंगे कि मीडियम जो है ये ऊंच नीच की बात भी कर सकता है और करता है, अगर ये आपके दिमाग में बात नहीं रहेगी तो आप ठीक तरीके से मीडिया को समझ नहीं पाएंगे। तो जरूरी है कि आप पहले अपने आप को मुक्त करें। आप अपनी किस जमीन पे खड़े होकर मीडिया को देख रहे हैं, पहले तो ये बात तय होनी चाहिए। और अगर आपको मुक्त नहीं होंगे तो मीडिया के बारे में आपकी समझ एक नहीं बन सकती। मीडिया भी ठीक उसी तरह से है। मीडिया का मतलब क्या हुआ? कुछ संस्थाएं, कुछ काम करने वाले ऐसे लोग जो अखबार निकाल रहे हैं, चैनल निकाल रहे हैं, वो कोई दानदाता नहीं है, वो कारोबार कर रहे हैं, उनका काम है कारोबार का। जैसे मान लीजिए कि लोग शादी करवाते हैं, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं ना जो लड़के वालों को देखते हैं, लड़की वालों को देखते हैं, फिर दोनों में तालमेल बैठाते हैं और शादी कराते हैं। अब वो शादी जो है वो मिसमैच भी हो जाती है, बहुत मिसमैच हो जाती है, और कभी कभी मैच भी हो जाती है। तो ये जो मीडियम है वो क्या कह रहा है? ये कहता है कि हम आपके बीच में संवाद करवाएंगे, आपके बीच में हम बात करवाएंगे, ये उसका कारोबार करता है। अब वो जो संवाद करवा रहा है वो किस तरह से संवाद करवा रहा है, कैसा संवाद करवा रहा है हमारे और आपके बीच में? क्योंकि बीच का आदमी है वो, बीच में खड़ा है वो, और हमको आपस में बातचीत वो करवा रहा है। तो वो अब ये तय कर रहा है कि वो आपके बीच में क्या बातचीत होनी चाहिए। वो तय कर रहा है कि आपकी जो बातचीत होनी चाहिए वो किस तरह से होनी चाहिए। तो हम तो सोचेंगे ना कि भाई ठीक है, ये जो तय कर रहा है कि क्या बातचीत होनी चाहिए, किस तरह से बातचीत होनी चाहिए, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो क्या केवल बातचीत कराने के लिए है या फिर कुछ और भी इंटरेस्ट है? ये तो बात समझनी पड़ेगी ना। तो आपको अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर तो आप मीडिया को नहीं समझ पाएंगे, मीडिया को नहीं समझ पाएंगे। मीडिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में तो एक ऐसी बात घुस जाती है कि एक आदमी जो होता है वो पूरी तरह से प्योर होता है, शुद्ध होता है, या फिर बिल्कुल अशुद्ध होता है। ये दिमाग में बात चलती है। तो मीडिया जो है वो एक तरह का कारोबार है, इस बात को समझें। और यहाँ मिसमैच होता है, बहुत होता है। जो लोगों के बीच में जो संवाद कराने का जो तरीका है, जो चीज पर बातचीत कराई जाती है, उसमें बहुत मिसमैच है। अब जैसे मान लीजिए कि अब वो मीडिया नहीं चाहेगा कि छत्तीसगढ़ पे हम बात करें। इस देश की 7.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी आदिवासियों की है, और आज देश में सबसे अगर बुरी हालत में कोई कम्युनिटी है, एक आबादी है, तो वो आदिवासी है। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो मीडिया चाहता है कि आदिवासी पर आपके बीच में कोई बात ही ना हो भारतीय समाज में, तो नहीं होगी। अब छत्तीसगढ़ के बारे में कितने लोगों को क्या जानकारी है? अच्छा, फिर मान लीजिए मीडिया चाहेगा कि नहीं यही बातचीत हो, ऐसे ही बातचीत हो, तो वो क्या कहेगा कि खाली वहां पर माओवाद है, बोल देगा। अब आप माओवाद पे बात करेंगे, आदिवासी पे बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जब बातचीत कराता है
एक तो कि क्या वो विषय तय करता है कि क्या बात करानी है, नंबर एक। नंबर दो कि वो फिर बातचीत किस तरीके से कराता है, वो क्या नजरिया बता रहा है। अब आप मान लीजिए कि माओवाद पे बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आदिवासी के जो दुख दर्द है, तकलीफ है, उस पर बात नहीं करेंगे, वो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। तब आप बात करेंगे हिंसा पर, तब आप बात करेंगे मारकाट पर। अब उसके दुख दर्द पे बात करने की बजाय आप हिंसा, मारकाट, ये सब पे बात करने लगे। तो ये तरीके होते हैं बातचीत कराने के, और जो हमारा मीडिया है वो इसी तरीके से अपने आप को बराबर मजबूत बनाए रखने के लिए वो आपके बीच में संवाद कराता है। अपनी ताकत को वो कमजोर नहीं करता, अपनी ताकत को वो बढ़ाता है। ये कुल मिला के इसी बात। जब हम ये बात करते हैं कि पूर्व आग्रहों से मुक्त होने की, तो एक तो इस बात को भी इस रोशनी में देखा जा सकता है कि कुछ एक मिथ बनी हुई है कि आज़ादी मूवमेंट से पहले तो हमारे पास एक मिशन था मीडिया के पास, वो मिशन के तहत काम करता था। उसके बाद वो मिशन से भटका, लेकिन आपने एक आर्टिकल में भी जिक्र किया कि ऐसी बात नहीं थी। आज़ादी से पूर्व भी मीडिया दो तरह का था। एक तो आज़ादी मूवमेंट के लिए लड़ रहा था, लड़ने वालों में भी मतलब एक वो पक्ष था जिसे लग रहा था कि आज़ादी के बाद उनके हित सुरक्षित रहेंगे। वो बात जरा समझाएं। देखिए, हम लोगों के समाज में इतिहास, जिस किसी भी विषय का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वो इतिहास हमारे भीतर एक आलोचना, क्रिटिसिज्म, अखबार प्रेस में छपता था, इसीलिए उसको मीडिया नहीं कहते थे, प्रेस करते थे। तो अखबार में हम ये करते हैं कि जो समय के जो अखबार थे उनका रोल मीडिया में था, लेकिन सारे अखबारों का रोल एक जैसा नहीं था। कुछ अखबारों का रोल इस रूप में था कि यहाँ से ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो जाना चाहिए और उसके लिए वो लड़ाई लड़ते थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। अंग्रेजी के अखबार, बहुत जो आज बड़े बड़े अखबार आज भी हैं, वो दलाली करने के लिए मशहूर थे। तो ये कहना कि सारे अखबार उस समय आजादी के आंदोलन में थे, ऐसा गलत है। हम इसलिए याद करते हैं इस बात को कि आजादी में अखबारों का रोल था, ताकि आज जो हम याद करते हैं वो इसलिए याद करते हैं कि हम ये मानते हैं कि मीडियम का जो रोल होना चाहिए, यानी अखबार का, चैनल का, या कोई भी माध्यम का, कोई भी मीडिया का जो रोल होना चाहिए, वो समाज में कुछ परिवर्तन का रोल होना चाहिए। समाज में जो हालात बने हैं उस हालात को ऐसे हालात की तरफ ले जाएं जिसमें सब लोग सुख चैन से रहें, सुकून से रहें, और लोगों के बीच में जो गैर बराबरी है वो खत्म हो जाए, एक कानून का राज स्थापित हो जाए। ये समाज जो है, समाज अपने तरीके से संचालित होने लगे, अपने आप से चलने लगे। हम इस तरफ बढ़ने के लिए मीडियम से अपेक्षा करते हैं। तो ये जो इतिहास है, हमारे यहाँ इतिहास बहुत गड़बड़ तरीके से पढ़ाया जाता रहा है और आज भी वो पढ़ाया जाता है। अब आज भी मीडियम बहुत सारे हैं ऐसे जो बहुत ही समर्पित, बहुत ही कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, लेकिन उनका नाम आप सब पूछ लीजिए, 100 में शायद एक आदमी को भी नहीं मालूम होगा। लेकिन उनको मालूम होगा, जो उनके घर में पहुंचता है, जो उनके घर में दिखता है, वही उनके लिए मीडियम। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ भारत सरकार के रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जो है, उसके यहाँ 1 लाख के आसपास अखबार और पत्रिकाएं जो हैं वो रजिस्टर्ड है। हम कितने लोग अखबार का नाम जानते हैं? पंजाब के लोग कितने अखबार का नाम जानते हैं? अब लोग पंजाब केसरी का नाम जानेंगे, ट्रिब्यून का नाम जानेंगे, या फिर नवा जमाना का नाम जानेंगे। ऐसे ही कुछ नाम जो है
वो अखबारों का जानते हैं। टेलीविजन चैनल में वो मान लीजिए जो टेलीविजन चैनल पंजाब के 2-3 है उसको जानते हैं, लेकिन चैनल तो 500 से ज्यादा है। तो आपको ये तलाशना होगा कि सचमुच में आपकी बात करने वाला कौन है। देखिए, दो बात होती है, इस बात को बहुत गौर से सबको समझना चाहिए। हम ये मानते हैं कि मीडिया हमारे लिए है, नहीं, परिभाषा बदल गई है। आजादी के समय जो हम ये मानते थे कि मीडिया हमारे लिए है, अब वो परिभाषा बदल कर ये हो गई है कि आप मीडिया के लिए हैं। मीडिया आपको अपने लिए तैयार करता है, अपने इंटरेस्ट के लिए आपको तैयार करता है और रोज बरोज तैयार करता है। एक भी मौका आपके बीच से छोड़ता नहीं है। आप जब खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे, सो के उठने से लेके रात के सोने तक वो आपके साथ लगा रहता है और आपको वो बताता रहता है कि आपको क्या 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 करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये आपके लिए नहीं है, ये उसके अपने लिए है। वो अपने लिए आपको तैयार करता है। अपने लिए का मतलब वो अकेला नहीं है, उसका एक समूह है। वो अपने समूह के लिए वो तैयारी करता रहता है दिन भर। वो अकेला आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक दिमाग है, एक चेतना है, और जो दिमाग है, वो चेतना जो है वो कहाँ जा रहा है, कैसा तैयार हो रहा है, ये हमको और आपको बराबर समझना पड़ेगा। कोई आदमी कहीं भी ले जाए आपको, तो ये तो फिर मनुष्य की चेतना के खिलाफ है। आपको तो क्वेश्चन करना पड़ेगा ना कि अरे ये यहाँ क्यों ले जा रहा है, हमको इस गली में भटकाने के लिए क्यों ले जा रहा है? तो आपको इस तरह से बातों को पहले तो लोगों को बताना पड़ेगा कि इतिहास को एक नजर से मत देखिए। ये दो आंखें, दोनों का इस्तेमाल कीजिए, एक नजर से मत देखिए। आपने अभी बात की कि इतिहास को कैसे देखा जाए, मीडिया के बारे में पूर्वाग्रहों को त्यागे। अभी आप बड़ी कमाल की बात कर रहे थे। आपने कहा कि हिंदुस्तान में कितने सारे अखबार हैं, कितने सारे चैनल हैं। जब हम देखते हैं, हमारे दिमाग में कुछ अखबार चैनलों का नाम आता है। इसमें इसका मतलब ये है कि जो शब्द है, शब्द अपने आप में बड़ी अहमियत रखते हैं। शायद मेरे ख्याल में, मुझे याद है कि मैंने शब्दों के बारे में एक आपका आर्टिकल भी हिंदी से पंजाबी में अनुवाद किया था। तो ये एक शब्द जो मेन स्ट्रीम, इसका मतलब इसमें भी गड़बड़ है। बिल्कुल है। शब्द ही तो आपके मोह है। आपके दिमाग में जो कीड़े जो घुसाते हैं हम ना, कीड़ा, वो शब्द ही होता है। आज के जो कंप्यूटर की भाषा जानते हैं लोग, टेक्नोलॉजी की जो भाषा जानते हैं लोग, वो कहते हैं वायरस। तो वो जो वायरस है, वो वायरस शब्दों के जरिए ही जाता है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये शब्द ही है जिनको आप एक कीड़े के रूप में और एक वायरस के रूप में दिमाग में डालते हैं, और आप यही शब्द जो है आप एक इसको ऐसे एक दवा के रूप में डालते हैं, या फिर आप एक ऐसे स्वाद के रूप में डालते हैं जिससे कि आप एक ऊर्जा महसूस करते हैं। एक ऐसी चीज के रूप में डालते हैं हमारे दिमाग में कि हम स्फूर्ति होती है हमारे भीतर, एक ताकत पैदा होती है, हमको सोचने के लिए विवश करती है, हमको एक ऊंचाई पर ले जाती है। और एक शब्द होता है जो आपको गिरा देता है, आपको परेशान कर देता है। तो ये सब तो बड़ा कमाल का है, सब तो कमाल की, वो एक तरह से आप उसको औजार भी कहिए और उसको माध्यम भी कहिए, दोनों बातें कहिए। औजार इसलिए कहिए कि उससे आपको मान सकते हैं हम, माध्यम कहिए कि आपको हम आपके एक जो आपके जीवन का जो उद्देश्य है, हम उसको पूरा करने की तरह। तो ये शब्द तो आप समझिए, सारे शब्दों को जैसे मान लीजिए कि विजय माल्या देश से गया, तो हम कितने तरह से इस बात को कह सकते हैं। हम कह सकते हैं विजय माल्या भगोड़ा, विजय माल्या ने देश छोड़ा, विजय माल्या देश से बाहर गए। कितने तरीके से हम बात को कह रहे हैं।
और ये तमाम बातों को आप सुनिएगा तो आपके भीतर जो रिएक्शन होगा वो अलग अलग होगा। हम जैसे ही कहेंगे कि वो भगौड़ा, तो आपके भीतर एक अलग तरह का एक भाव पैदा होगा, है ना। देश छोड़कर गए तो एक आदर्श सूचक, हम थोड़ी दुविधा में होंगे कि अच्छा देश छोड़ के गए तो जरा हम समझे भाई क्या है क्या नहीं है। इतिहास में कई महापुरुष देश छोड़ के जाते हैं। हाँ, तो कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि शब्द रोज अपना खेल करते हैं, रोज खेल करते हैं, और सब अपने अपने तरीके से बात को कहने के लिए शब्दों का चयन करते हैं कि हमको कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है। ये छोटी मोटी बात नहीं होती है, हम लोग इसको बहुत छोटी मोटी बात समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी संवेदना जो है ना, वो संवेदना का स्तर जो है वो बहुत ही लो है। अभी हम बहुत संवेदनहीनता की स्थिति में पैदा हुए और हम बहुत संवेदनहीनता के हालात में रहते हैं, इसीलिए संवेदनशील शब्दों को लेकर तो कतई नहीं है, मनुष्यों को लेकर नहीं है तो शब्दों को लेकर कहां से होंगे। हम जब संवेदनशील मनुष्यों को लेकर जितना ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा हम शब्दों के प्रति भी संवेदनशील, मनुष्यता उसकी कसौटी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हम जब बात करें आज़ादी के बाद से लेके अब तक की बात करें तो हिंदुस्तानी मीडिया का किस तरह का स्वरूप हमारे सामने रूपमान होता है। मतलब हम चलो प्रिंट से शुरू करके अब तक पहुंचे, वो मतलब बड़ी सारी डिबेट है इस सवाल में, बड़ी सारी डिबेट है कि लोक पक्ष कितना रह गया और क्या क्या कुछ होता है, किस तरह की उसकी कवरेज है, किस तरह का ढांचा है, उसका बौद्धिक पक्ष क्या है, किस तरह का कुल मिला के टोटली किस तरह का स्वरूप सामने आता है हमारे मीडिया के इस आज़ादी के 65 साल गुजर जाने के बाद भी। देखिए ऐसा है ना कि मैंने तो आपसे कहा कि जो मीडिया जो घराने हैं, यानी जो अखबार निकालते हैं, जो टेलीविजन चैनल चलाते हैं, उन्होंने अपना रोल फिक्स कर लिया, और ये फिक्स कर लिया है कि हम लोगों के लिए नहीं है, लोग हमारे लिए हैं। इसीलिए आपको एक इंटरव्यू को हम यहाँ पर आपके सामने रखना चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के जो मालिकानों में से एक है विनीत जैन, उन्होंने कहा कि हम न्यूज का व्यापार नहीं करते हैं, हम विज्ञापन का व्यापार करने के लिए अखबार निकालते हैं। अच्छा, ये उन्होंने कहा, ये मशहूर है और ये सच बात है। अब सोचिए कि जब एक हाउसी कह रहा हो कि हम न्यूज का काम नहीं करते, हम तो विज्ञापन के कारोबार में, तो विज्ञापन का जब कारोबार आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस कारोबार के लिए, आप उस कारोबार को बढ़ाने के लिए न्यूज का कैसे इस्तेमाल करना है, न्यूज का कारोबार को बढ़ाना है, ये भी आप तय करेंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि 1947 के बाद से लेके अभी तक की जो पूरी यात्रा है उसमें आप लोग पक्ष ढूंढ रहे हैं, तो मैंने तो आपसे एक ही बात कह दी कि एक हमारे सोचने का तरीका बदल गया है। हमारा का मतलब मीडिया हाउस का, लोगों के लिए हम नहीं हैं, लोग हमारे लिए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें लोक पक्ष जो है वो उतना ही आएगा जिससे कि उसका काम चले, यानी कि आप उसमें भरोसा करते रहे, इतना ही आएगा, एक कोने की चीज होगी। लेकिन जो हमको ये देखना चाहिए ना कि कोई भी काम, जैसे मान लीजिए एक फिल्म या फिर मान लीजिए एक अखबार है, रोज पूरा का पूरा अखबार या पूरी की पूरी कोई फिल्म या पूरा का पूरा कोई सीरियल आप पर क्या प्रभाव डालता है। उसमें एक सीन कुछ अलग सा हो सकता है, आपको अच्छा लग सकता है, एक कोई खबर आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन पूरा का पूरा अखबार, पूरा का पूरा सिनेमा, पूरा का पूरा सीरियल आप पर क्या असर डाल रहा है, आपको किस तरह से तैयार कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अलग थलग करके आप टुकड़ों में करके आप नहीं देख सकते।
बड़ा अच्छा सवाल किया कि आपने जो इंडियन एक्सप्रेस के एक मालिक की उदाहरण दी, नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया की, इसका मतलब बड़ा कुछ सामने आ गया रूप माने। अब हम देखें कि इन 65 सालों में लोगों की जो आर्थिक सूरत हाल है वो कोई इतनी बढ़िया नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई। कहाँ हुई हमें पता ही है, मतलब क्या नहीं, ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपके सामने आंकड़े हैं। आंकड़े हैं। तो जब हम मीडिया हाउसेस की बात करें तो उनकी हालत बड़ी अच्छी हुई, बहुत पैसे, बहुत उनके पास पैसे। यहाँ तक कि कल जो नेताओं को बचाते थे, आज खुद मतलब मीडिया के मालिक संसद में बैठे नजर आते हैं आपको। बहुत बड़ी संख्या तो ये जो एक लोगों की गरीबी और मीडिया का अमीर होना, इसमें कोई फर्क नहीं, मैं तो देखिए क्या कहता हूँ, इस तरह से बहुत देखिए, ये कोई बहुत वो समझने के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इसके रिश्ते की बात करते हैं। हाँ, रिश्ते की बात देखिए, देश में जब गरीबी बढ़ रही है तो इसका मतलब कि अमीरों की संख्या जो है वो इस तरह से पैसे जो है, गरीबी बढ़ने का मतलब पैसे जो है कुछ लोगों के पास ही जा रहे हैं, ये सिंपल सा है। पैसा अलग से कोई पैदा नहीं होगा, पैसा आपकी जेब का ही होगा जो एक अमीर के घर पहुंचेगा। सिंपल सा नियम है। अगर एक आदमी के पास कल दिन मान लीजिए कि 70 रुपए हैं और आज अगर उसकी जेब में 50 रुपए हैं तो 20 रुपए गए कहाँ? 20 रुपए आपसे हमने किस तरह से लिए? दवा के नाम पे, राशन के नाम पर, पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, कितने रास्ते हैं जिनके माध्यम से हम आपके सौंदर्य के सामान के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से, किस तरह से हम आपसे ये 20 रुपया निकाल रहे हैं। तो ये 20 रुपया कहाँ जा रहा है? तो ये 20 रुपया लगातार यदि मान लीजिए कि कुछ लोगों के पास जा रहा है तो आपका तो पैसा लगातार कम होता जाएगा और एक जगह पैसा इकट्ठा होता जाएगा। तो इसमें जो है वो जो मीडियम होते हैं, मीडिया होता है, उसमें उसकी हिस्सेदारी होती है। ये जो पैसा जहां जा रहा है उसमें एक हिस्सा मीडिया के पास जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई पूंजीपति का एक ऐसा चेहरा है जो केवल अंबानी में और अडानी में नजर आता है। नहीं, पूंजीपति का चेहरा वो हर जगह वो मौजूद है और वो मीडिया के रूप में भी वो अमीर ही है, वो अमीर का चेहरा है वो, तो उसके पास भी वो पैसा जा रहा है। तो जितनी गरीबी बढ़ रही है और मीडिया घराने अमीर हो रहे हैं, इसका एक सीधा रिश्ता है। और इस पे तो मैं कहूँ कि पीसी मोहालनवीस कमेटी की रिपोर्ट आई 60 के तुरंत बाद, यानी 60s के तुरंत बाद। इसमें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो कुछ लोगों के पास जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, वो पैसे इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं या उनके पास इकट्ठे पैसे नहीं हो सकते तब तक जब तक कि उनका कंट्रोल मीडिया पर ना हो। मीडिया पर कंट्रोल करके ही कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा अपने पास पैसा इकट्ठा कर सकते। ये तो भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू ने कमेटी बनाई थी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पीसी मोहालनवीस के अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट है। और रिपोर्ट छोटी मोटी नहीं, बहुत मोटी रिपोर्ट, पूरे देश का स्टडी किया कि जो हमने 47 के बाद जो पैसा कमाया, पूरे देश ने मिलकर जितना पैसा कमाया, वो कितना पैसा किसके घर में गया, ये तो स्टडी है भाई। और उसमें मीडिया का जो रोल है उस समय उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के हाथ में मीडिया का भी कंट्रोल है, जूट मिल भी है उनकी, चीनी मिल भी है उनकी, सीमेंट का भी काम है उनका, 50 तरह के काम है उनके, और उसके साथ सारा पैसा वो अपने हर घराने का एक मीडिया बना। कई बातें नीरा राडिया के स्पेक्ट्रम मामले में भी सामने आ जाती है। हाँ, नीरा राडिया भी उसका एक तरह से विकास कही है, या उसको कहिए कि आप और ज्यादा उसका विभस्त रूप एक दिखाई दे रहा है। एक सवाल अहम है क्योंकि हम सुई सवेर से हैं, पंजाब से रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाबी जुबान से वाबस्ता है। आपने टिप्पणी की थी, मुझे याद है, शायद हमारी पहले भी बात हो चुकी है इस विषय पे,
मैं चाहता हूं कि आज की बात हो। आपने कहा था कि जिस जिस जगह हिंदी गई उस जगह बीजेपी का आगमन हुआ है, ये मतलब किस तरह? नहीं है, ये तो फैक्ट है। देखिए हमारे यहाँ भाषा जो है एक राजनीतिक प्रश्न है और उसका एक राजनीतिक रूप तैयार किया जाता रहा है। हमारे यहाँ हिंदी उर्दू का फर्क नहीं था, हमारे यहाँ उर्दू यही पैदा हुई, यही बनी। तो हमने क्या किया कि इस भाषा का एक राजनीतिक स्वरूप गढ़ने की कोशिश की और वो जो राजनीतिक स्वरूप जो तय करने की बनाने की जो कोशिश की वो धर्म के, वो धर्म ना कहें आप, वो सांप्रदायिक राजनीति किया था। अब आज की नई पीढ़ी के लोगों से पूछिए तो लोग कहेंगे कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की जुबान है। अब किसी को मालूम दिमाग में आता है कि पंजाब में पहले बहुत ज्यादा जो पढ़ा जाता था वो उर्दू का अखबार ही पढ़े जाते थे। आज भी वहाँ जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो उर्दू में ही काम करते हैं, उर्दू ही जानते हैं। आज हमारे राजेंद्र सच्चर जो हैं, जो जस्टिस रहे हैं, वो उर्दू में ही नोट्स लेते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो आपने क्या किया कि वो एक दिमाग बना दिया कि कोई भी जो भाषा है वो एक उसका एक धर्म से जुड़ा हुआ। हिंदी का भी आपने इसी तरह से एक विकास किया, उर्दू के शब्दों को अलग किया, छांट छांट के अलग किया, संस्कृत निष्ठ शब्दों को आपने उसमें डाला। जो हमारी अपनी बोलियां थी, जो देशज बोलियां, उनको आपने अलग करने का एक मुहिम चलाया। तो क्या हुआ कि उसका एक आपने ऐसा राजनीतिक एक स्वरूप तैयार किया कि वो जहां भी जाती है वो फिर अपने साथ साथ उसी तरह की राजनीति को भी ले जाती है, उस तरह की राजनीतिक कल्चर को ले। हाँ, वही राजनीति का ले जाने का मतलब राजनीति जो संस्कृति उसको ले जाती है। तो पंजाब में तो जितने भी गैर हिंदी राज्य हैं, जिनको हम गैर हिंदी राज्य कहते हैं, वहां पर जाके आप स्टडी कीजिए कि जो हिंदी के अखबार गए उन्होंने कैसे एक हिंदू और नॉर्थ इंडिया को दिमाग में रख के वहां अखबार निकाला। आप गुजरात में भी चले जाइएगा तो आपको वही दिखाई देगा, दमनदीप में भी आपको वही दिखाई देगा, है? और आपको पंजाब में तो दिखाई दे ही रहा है। दूसरी बात है कि मैंने कहा कि जब एक भाषा है तो वो वही नहीं, यहाँ पर तो रोल स्पष्ट हुआ है। नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी के अखबारों के रोल पर हम लोगों ने बाकायदा स्टडी की कि भाई आपका रोल सांप्रदायिक जो हिंसा होती है उस समय आपका रोल हिंदुत्ववादी हो जाता है। ये तो बहुत साफ इसकी स्टडी हुई और उस स्टडी में ये बात सामने आई। तो कुल मिला के ये कहना है कि ये जो मैंने कहा ना कि जो शब्द की जो बात हम आपसे कर रहे थे, वो शब्द की बात, एक शब्द कोई अकेली चीज नहीं ना है, वो एक भाषा के साथ पूछी हुई है, भाषा उसी से बनती है। तो उसमें जो रोल है वो सांप्रदायिक जो उसका रोल है वो पंजाब में भी दिखता है और दूसरे जगहों पर भी और दूसरे स्टेट में भी दिखता है। अनिल जी, एक बात और मैं करना, इसी के साथ ही जुड़ा हुआ सवाल है। जैसे हम यहाँ से लैंग्वेज कंप्यूटरिज्म की बात आ गई, वो आपने क्लियर की हिंदी के साथ जो जैसे जैसे वो बीजेपी का आगमन होता है या फासिस्ट फोर्सों का होता है। जैसे पंजाब के कई संवेदनशील मसलों में हम पंजाब की रोशनी में देखते हैं, कई संवेदनशील मसलों में जो जैसे पंजाबी की अखबार, हम लोकल अखबार देखें, आपको ज़्यादा तजर्बा होगा कि और स्टेट में किस तरह है। कुछ भी मुद्दे आ जाते हैं, चाहे वो डेरा का मुद्दा आ गया या फिर पानी का मसला आ गया, पानी हरियाणा के साथ जो पानी का मसला आ गया, या फिर पंजाब का जो काला दौर था, उसमें हमने पंजाबी के अखबारों में भी देखा भी वो मतलब जो सेंसिटिव मुद्दों पे ज़्यादा चुप है या फिर एक बड़े पक्ष के हक में बोलते हैं। इसको फिर कैसे देखा जाए जब हम लैंग्वेज इंपीरियलिज्म की बात ही करते हैं? देखिए, एक बात तो देखिए कि लैंग्वेज, अब यहाँ बात थोड़ी हमारी और आगे जा रही है कि मान लीजिए कि पंजाबी में हम अखबार निकाल रहे हैं, तो वो पंजाबी लैंग्वेज का मतलब क्या, वो पंजाबी समाज को, पंजाब की चेतना को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सवाल है, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है।
भाषा जो है केवल स्क्रिप्ट नहीं है। कोई शक नहीं। अभी जो पंजाबी की जिन अखबारों की बात कर रहे हैं वो दिख तो रहा है पंजाबी स्क्रिप्ट। जैसे मान लीजिए कि अभी हॉलीवुड की कोई फिल्म है, हॉलीवुड की फिल्म में तमाम जो भी पीछे बैकग्राउंड है, कैरेक्टर्स है, थीम है, म्यूजिक है, सारा कुछ आपको हॉलीवुड का है। लेकिन जो कैरेक्टर्स है वो केवल जो बोल रहे हैं, भाषा जो है वो भाषा कल्चर से अलग नहीं है। वो आपकी पूरी जो चेतना है, जो आपका पूरा परिवेश है, उससे अलग नहीं है, उससे उठी हुई है। भाषा तो एक तरह से कहिए कि जो पूरा जो आपकी जो समग्रता है उसका वो सार है, उस सार के रूप में पेश कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि भाषा का जो पूरा भाषा को जो हम भाषा के रूप में जो हम पेश करते हैं उसमें यानी सब कुछ पेश कर रहे हैं एक साथ। अब वो क्या कर रहे हैं कि हम केवल एक तरह से स्क्रिप्ट जो है वो पेश कर रहे हैं, बाकी चीजें हमारी रहेंगी, केवल स्क्रिप्ट जो लिपि जो है, लिपि जो है वो हमारी। तो पंजाबी का अखबार जो भी है वो पंजाब के गाँव की जो पूरी चेतना है उस चेतना के साथ नहीं है, उसकी अपेक्षाओं के साथ भी नहीं है। दूसरी बात, और आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पंजाबी जो भाषा जिसकी बात हम कर रहे हैं वो क्या करता है काम, ये कोई भी भाषा इसमें घुसपैठ होती है। जो आप बात कर रहे हैं ना भाषा का साम्राज्य। अब जैसे हमारे लघुगी ने इस पर बहुत अच्छा काम किया, लघुगी गथांगो ने। उन्होंने भाषा के पूरे वर्चस्व का कैसे पूरी प्रक्रिया चलती है इसकी स्टडी की है, यहाँ भी हम लोगों ने स्टडी की है। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होती है कि जैसे अब हिंदी जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि हम ऐसी हिंदी जिसमें कि हमारी तमाम भाषाएं रिफ्लेक्ट हो, तमाम भाषाएं हमारी एक भारतीय भाषा हमारी वो बने हिंदी, हम इस कोशिश में थे। यानी उसमें पंजाबी भी दिखे, उसमें हमें गुजराती भी दिखे, हमें वो उसमें राजस्थानी भी दिखे, उसमें तमाम पूरा जो हमारा समाज है, जो भारतीय समाज है वो दिखे। हम इस तरह तो गए नहीं, हमने उसकी कटाई छटाई शुरू कर दी, शुरू कर दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमने ये देखा कि हमारे जो आर्थिक हित हैं वो ऐसी एक भाषा के साथ जुड़े हुए हैं जो भाषा को हम ये मानते थे कि हमारी गुलामी की निशानी अंग्रेजी। अब अंग्रेजी की पैठ उसमें पड़ गई और अब उसको हम लोग ये कहने लगे हैं कि ये तो व्यवहारिक है, आज की भाषा है। ये देखिए ये सब बहुत पॉलिटिक्स सही है। ठीक उसी तरह से आप देखिए पंजाबी की बात आप कर रहे हैं, पंजाबी में हिंदी का और संस्कृत निष्ठ हिंदी का कितना ज्यादा डोमिनेंस बढ़ रहा है। 47 के बाद तो फारसी उर्दू के शब्द निकाले गए एग्जैक्टली। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ना अपनी हिंदी बना पाए और ना हम अपनी पंजाबी बना पाए, ना हम अपनी गुजराती बना पाए। हम सब लोग एक ऐसी भाषा के तरफ जा रहे हैं जिन भाषाओं को हम अपनी गुलामी का या अपने भीतर एक अधीनता का बोध महसूस करते रहे। जैसे मान लीजिए संस्कृत तो कुछ लोगों की भाषा और आज उसका ही फैलाव हम देख रहे हैं किसी न किसी रूप में। अंग्रेजी को हम गुलामी की भाषा मानते रहे हैं तो हम उसका फैलाव देख रहे हैं। तो ये जो पंजाबी के जरिए, हिंदी के जरिए जो ये भाषाएं जा रही हैं, जो दिमाग बना रही हैं, वो एक तरह से अपना जो आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे जो डोमिनेंस बना रही है, जो वर्चस्व बना रही है, उसको एक तरह से भाषा के जरिए इसी तरह से बनाया जा रहा है। उसमें जो लोगों की बोली, लोगों शब्द हैं, लोगों की भावनाएं वो निकल गए हैं। मतलब एक बात तो हमारे श्रोताओं को समझ आ जाएगी कि लिपि होने से मतलब वो जुबान नहीं हो जाती। लिपि जुबान नहीं है। छोटी सी उदाहरण पंजाब में मिलती है। जब पहले में एक अमृतसर श्री दरबार साहब अमृतसर एक अखबार निकलता था, आजादी के पहले की बात है। दिखने में तो लग रहा था कि वो जैसे सिख धर्म का कोई अखबार हो, बात सारी वो आर्य समाज की करता था, हिंदू धर्म की करता था। अब हमारे कई अखबार है जिनका नाम पंजाबी से है, दिखने में लगता है कि पंजाबी धर्म की बात करता है, पर वो सिख जो
बहुलवाद जहाँ है, सिख जो दबदबा है उसकी बात करते हैं, मतलब कई बातें हाँ, समझ हो जाती है। मतलब हम आपको बहुत ठोस कहें तो आप एक हिंदुत्व का अखबार उर्दू में निकाल सकते हैं, बिल्कुल, हिंदुत्व का अखबार आप पंजाबी में निकाल सकते हैं। बल्कि वहाँ वो अपनी कदर कीमतें लागू करेगा। नहीं, वही तो हिंदुत्व का अखबार ही का मतलब क्या हो गया, वही ना हुआ बिल्कुल, कि हम स्क्रिप्ट आपकी बरत रहे हैं, लेकिन भैया बात तो हम अपनी करेंगे तो ये करते हैं और ये होता है। हाँ, इसमें देखा जा सकता है कि मीडिया अपना वो काम किस तरह हाँ, करता है, बिल्कुल। दूसरी एक सवाल सर ये भी था, जैसे हम अब के समय की बात करते हैं पहले, जैसे आज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का आगमन होता है ना, जैसे लगातार मीडिया का हमने कैप्टन देखा, जिन अखबारों पे हमें थोड़ा सा विश्वास था कि यार ये तो थोड़ा सा इसमें डेमोक्रेटिक स्पेस बची हुई है, वो सारी मतलब जाति लगी, उनका रोल बदला, कैरेक्टर बदला, उनकी आवाज़ बदली, उनकी टोन बदली, कई चैनलों की टोन तो पहले लगभग इलेक्ट्रॉनिक तो अच्छा रोल अदा कर ही नहीं जाता। एक तो एक जो धारणा आई है कि अब मुल्क एक साइलेंट इमरजेंसी के दौर में से गुजर रहा है, इससे आप कितने संबंधित सहमत हो, और दूसरा एक जो सचमुच में इमरजेंसी 75 में लगी थी, उस समय मीडिया ने एक रोल भी अदा किया था, कुछ अच्छे जर्नलिस्टों ने, क्या आज के समय में हम जब वो जिसे कहते हैं कि सरमायादारी मीडिया पूरे जोड़ों पे हम की आस रख सकते हैं उसी तरह के कुछ पत्रकारों की के आगे होके इस तरह की सूरत हाल में कुछ थोड़ा लोक पक्ष की थोड़ी सी बात करें? देखिए, एक तो बात ये देखिए, हम लोग को इस रूप में चीजों को केवल नहीं देखना चाहिए कि आपातकाल जैसी स्थिति या फांसीबाज जैसी स्थिति। हमको यहाँ से सोचना शुरू करना चाहिए कि 1947 से पहले और 1857 से लेके जो हमने लड़ाई लड़ी, वो क्यों लड़ाई लड़ी? वो लड़ाई लड़ी कि हम महसूस करते थे कि हम गुलाम हैं, हम गुलामी को दूर करना चाहते थे, और वो गुलामी के जो कारण थे उसको हम दूर करना चाहते थे, और हम एक ऐसे समाज की रचना करने के लिए आपस में तैयार हुए कि हम अब ऐसी स्थिति नहीं पैदा करेंगे कि हमको फिर से गुलाम होना पड़े। ये आपस में समझौता हुआ, और इसीलिए हमने एक संविधान बनाया कि हमें बोलने की आज़ादी रहेगी। हमारी जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को हमको बोलने, बातचीत करने, किसी मुद्दे को उठाने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। हम अभी के दौर में ये देख रहे हैं कि जो भी हमने कमाई की थी, जो हमने अपने लिए जगह बनाई थी कि हम आज़ादी महसूस करेंगे, वो जगह खत्म हो रही है, खत्म तेजी से हो रही है, और अब आप कहिए कि बिल्कुल ही वो खत्म होने के कगार पर। इस तरह से हमको देखना चाहिए कि जो हमने खून देकर अपने आप को, अपने परिवार के, हमारी पीढ़ियां जो थी, उन लोगों ने अपने आप को एक तरह से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, और उन लोगों ने जो कुछ हासिल किया, हमारे लिए जो सुंदर सा कुछ एक कोना बनाया, उसको हम लोग नष्ट कर दिया। तो अब आप उसको आपातकाल भी कह लीजिए, शासन की भाषा में फांसीवाद भी कह लीजिए आप, लेकिन हम लोग सो रहे हैं, हर घर में ये दिखाई दे रहा है। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो आप सूरत हाल आज बता रहे हैं, वो अचानक से नहीं है, वो लगातार चल रहा है। इस शासन व्यवस्था में ये गति बहुत तेज हो गई है, स्पीड बहुत तेज हो गई है। आपको मालूम होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने की बात आई, उससे पहले से ही अखबारों का, चैनलों का जो पूरा ढांचा है वो बदल दिया गया। ये खास तौर से इस बात पर जोर दिया गया कि कौन कहाँ रहेगा, क्या करेगा, इस तरह से तय होने लगे। तो वो प्रोसेस ही चल रहा है, और वो प्रोसेस जो चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम
ऐसे लोगों को ऐसी जगह पर बैठाना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी या उनके लोग या उनकी जो विचारधारा है या उनके शासन करने के जो तौर तरीके हैं उन सबको ही केवल जगह मिले। इसका मतलब कि उनको ही मिले, इसका मतलब कि आपने वो स्पेस खत्म कर दिया। तो वो लगातार बढ़ रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में ही कुछ लोग निकलते हैं, संस्थाएं अभी उसके लिए कितना तैयार की जा रही हैं ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लोग निकल रहे हैं। जैसे मान लीजिए जी टीवी के एक पत्रकार ने विश्व दीपक ने अपना इस्तीफा दे दिया। आप सोचिए कि आज के समय में ये सोचना मुश्किल है कि एक कोई नया लड़का खड़े होकर तन के बोले कि ये जो काम है मीडिया जो कर रहा है हम इसको स्वीकार नहीं करते। आप जिस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं हो सकता है उसमें ऐसे लोगों की संख्या 5 हो, लेकिन आज एक तो दिख रहा है, एक ही नहीं दिख रहा है। पत्रकार यहाँ बड़ी संख्या में जुलूस लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए और ऐसे लोग अब निकल के आ रहे हैं जिनकी संस्थाएं जिनमें वो काम कर रहे हैं उनका रोल जो कुछ हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे निकल के आके कह रहे हैं कि ठीक नहीं चल रहा। तो ये एक तरह से आप समझिए कि एक ऐसे हम सिचुएशन में, ऐसे हालात में हम खड़े हैं कि जहां अब आपको भूमिका तय करनी है। एक इसी से जुड़ा हुआ और भी सवाल है, नारी निकलता है। जैसे आम नौजवानों की बात की, यहाँ तक कि कई नाम का पत्रकार वो बड़े मीडिया को छोड़ रहे हैं। जैसे कि पी साईनाथ की बात कर ले हम, यहाँ तक कि सिद्धार्थ वरदराजन की बात कर ले हम, जिससे कि लोग कुछ मानते हैं कि ये मतलब थोड़ा बात करने की जरूरत रखते हैं। अब ये नए और पुराने इन दोनों के निकलने से क्या लोक पक्ष के मीडिया की जमीन तैयार होने की कुछ संभावनाएं दिख रही है? देखिए, लोक पक्ष का कोई एक ग्रुप तो है नहीं। हम तो कह रहे हैं कि अभी जो हालात बने हैं उसका लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं कर सकते। आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि जो लोग अपनी भूमिका तय कर रहे हैं, ये तय कर रहे हैं कि हमारा जो स्पेस छीना जा रहा है, हमारी जो जगह छीनी जा रही है, हम उस जगह को नहीं छीनने देंगे, हम उस जगह को बचा के रखेंगे। अब उस पर हम अपनी इमारत बनाना चाहते हैं, हम अपनी झोपड़ी बनाना चाहते हैं, हम अपना मकान बनाना चाहते हैं। ये भविष्य में हमको दिखने लगेगा कि वहाँ क्या बन रहा है, लेकिन अभी तो वो जगह बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण है और उसको एक अंडरलाइन करना चाहिए। बिल्कुल। एक और भी सवाल यहाँ से ना निकलता है, मेरे दिमाग में भी था कि देखो जो सोशल मीडिया वाली टर्म है उसके साथ आप मुत्फिक नहीं हो, आप वो सोशल मीडिया शब्द नहीं गड़बड़ है, हम भी ऐसे ही मानते हैं। जो मतलब ये न्यू मीडिया, शायद बच सकते हैं, आप कोई और शब्द निकाला होगा, ये जो न्यू मीडिया है, न्यू मीडिया के साथ भी हमने देखा कुछ इंग्लिश में तो लगातार देख रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं, बड़े बड़े जो अदारे भी इसमें घुसपैठ कर रहे हैं, जैसे कि आप राजस्थान पत्रिका का कैश न्यूज़ हो गया वगैरह वगैरह। पर कुछ मैंने भी देखा कि जैसे काउंटर करंट जैसी वेबसाइट है, काफिला जैसी वेबसाइट है, ये एक जो मतलब बड़े मीडिया में लग रही थी कि डेमोक्रेटिक स्पेस सिकुड़ रही है, ये थोड़ी डेमोक्रेटिक स्पेस बनाने में मतलब थोड़ी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। और कई बार ये बड़े मीडिया का भी एजेंडा तय करते हैं, मतलब जब बड़े मीडिया की मजबूरी बन जाती है कि यार हम कवर करें, तो इनकी भूमिका को आगे चलकर हम किस तरह देख सकते हैं? देखिए, होता क्या है कि एक तो सब कुछ होता है, एक दबाव बनाने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हाँ जी। अब वो दबाव बनाने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि लोग अब सड़कों पे निकले, लोग नारे लगा रहे हैं जी न्यूज के खिलाफ या आपकी टाइम्स नाउ के खिलाफ, और उसकी तुलना अब ये करने लगे हैं लोग आज के मीडिया की कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि लोगों को तबाह करने वाला ये हथियार, लोगों की तबाही की हथियार। इसमें लोग उसको कहने लगे हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दबाव बनाने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो दबाव बनाने के इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है। उसमें ये जो आप जिनको आप न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मीडिया की जो बात आप कर रहे हैं वो भी हो सकता है। दूसरे
जो आप एक ग्रुप के रूप में एक वेबसाइट बना रहे हैं वो भी हो सकता है। इस तरह से समाज में कई तरह से दबाव बनाने की एक प्रक्रिया चलती रहती है और ये प्रक्रिया नहीं रुक रही है, यही अच्छी बात है। ये प्रक्रिया जारी रहे और ये प्रक्रिया लगातार मजबूत हो। क्या होता है कि एक ताकतवर आदमी अगर ये महसूस कर ले कि अब उसको कोई चुनौती नहीं है, जैसे हाथी जो है वो मान ले कि उसको कोई चुनौती नहीं है, तो पता नहीं हाथी क्या करेगा। लेकिन एक चींटी जो है वो क्या करती है, वो चींटी बताती है उस हाथी की औकात। भाई देख, ऐसा है कि हाथी जो तुम दिख रहा है मैं तुमको बर्बाद करूंगा। और वो एक चींटी जो है वो चींटी को, ये हाथी को तबाह कर देती है। आपको मालूम है ना वो कहानी की, कैसे चींटी जो है वो हाथी के अगर सुर में घुस जाए तो वो कितना उसकी तबाही हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से ये जितने भी तरह के ये कोशिशें हैं, वो ताकतवर जो लोग अपने को महसूस करते हैं और स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उसको एक चुनौती के रूप में देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और हम लोगों को ये बताएंगे कि आप कितने गंदे हैं, आप कितने नंगे हैं। जब ये बताने लगते हैं तो फिर ताकतवर को लगता है मेरा नंगापन, मेरा गंदापन सब दिखने लगा है, तो फिर वो जल्दी जल्दी से ढकने की कोशिश करता है। तो ठीक है, यही रोल होता है और यही रोल ये लोग कर रहे हैं। इसके साथ एक बात और भी जोड़ी जा सकती है। जैसे हम बात करते थे कि ये मीडिया है, जो स्थापित मीडिया है, जिसको हम कॉर्पोरेट मीडिया कहें, इसमें कोई भी अभी तक एक भी दलित संपादित नहीं हुआ जो बड़ी भूमिका में नहीं आया। अब मुझे लगता है कि ये जो नए मीडिया है, ये भी भूमिका दलित को शायद उस अखबार को लिखने की जरूरत नहीं, उस मीडिया ग्रुप को वो अपने साधन बना रहे हैं, अपना उसमें भी कोई वेबसाइट चलाई भी है। इंग्लिश में कई सारी वेबसाइट्स आई हैं, जो मतलब हिंदी में भी आई हैं। ये भी एक शगन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समाज का बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारे लोग अब जो साधन मिल रहे हैं उन साधनों से अपनी बात को कह रहे हैं और अपना अपना वो एक मीडियम जो है डेवलप कर रहे हैं। तमाम लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में आपको बिना डाइवर्सिटी के आप किसी भी मीडियम को का जो एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस का मतलब फिजिकली नहीं, उसका एक्सेप्टेंस भी, उसका एक्सेप्टेंस नहीं बना जा सकता है जबकि उसमें एक डाइवर्सिटी नहीं है, उसमें विविधता नहीं होगी, उसमें भारतीय पूरा समाज नहीं मिलेगा, तब तक वो मुश्किल है, उसका एक्सेप्टेंस मुश्किल है। एक मैं सवाल था, ये सारा कुछ पता है कि ये मीडिया जो माइनॉरिटी के लिए इसकी क्या सोच है। जहाँ तक कि अफजल गुरु की फांसी के समय जिस तरह की लोक राय भी नामबंद की गई, तो इसी मीडिया के द्वारा ही दलितों के प्रति इसकी क्या सोच है। जैसे हमने देखा कि रणवीर सेनावाला जो किस्सा था बिहार में, उसने इसका करेक्टर नितर किया। बिहार में, हरियाणा में भी दलित घटनाओं को इसने किस तरह इसकी पेशकारी की वगैरह वगैरह। नॉर्थ ईस्ट में क्या भूमिका अदा कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या भूमिका कर रहा है। क्योंकि मेरा जो सवाल है कि मोटा मोटी कुछ इस तरह की आंकड़े होंगे, क्योंकि आपका काफी रिसर्च भी है कि दलित मसलों पे इसकी क्या पेशकारी है, अल्पसंख्यक को किस तरह की, नॉर्थ ईस्ट में किस तरह की। मेरे ख्याल में नॉर्थ ईस्ट में तो बड़ा नहीं, हम लोगों ने तो अभी एक स्टडी की है और उसको हम लोगों ने अपने जर्नल में, जन मीडिया और मास मीडिया में ये छापा है कि जो आपने दलित और आदिवासी के नाम पर कि हम उनके लिए ये चीजें हमने छापी है, उसकी हम लोगों ने स्टडी की है बकायदा। अच्छा। हाँ, बकायदा हमने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जाकर और पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ये पूरी लिस्ट ली और उनकी सारी अब तक की जितनी क्लिपिंग्स थी पिछले 3-4 सालों की, उसकी हम लोगों ने स्टडी की कि वास्तव में ये दलित के नाम पर, आदिवासी के नाम पर क्या छापते हैं। तो हैरानी होगी कि ये दलित और आदिवासियों के लिए तो छापते ही नहीं है, ये उसके लिए छापते ही नहीं है, ये अपने लिए छापते हैं। यानी कि आप सरकार का कोई फैसला होगा उसको छापेंगे। दलित के भीतर जाकर, दलित के बीच में जाकर कोई सामग्री आपको नहीं दिखेगी। पहले लेवल को कवर करने के लिए एक जर्नलिस्ट होता था स्पेशल, अब वो नहीं, अब तो खत्म है। खेती बाड़ी वाला भी स्पेस काफी कम हाँ, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया।
अब इसका कोई और ना ना ना, ना। अनिल जी, हम बात खत्म करने से पहले, क्योंकि 2-3 सवाल थे, क्योंकि आप एक दलित चिंतक की से ही आपका नहीं, मैं देखिए, मैं एक बात बहुत साफ कहूँ कि मैं सोचता समझता हूँ। मुझे ये टर्म में ठीक नहीं लगता है कि कोई मुझे इस रूप में कहे। मैं एक दलितों के हित में, दलितों के लिए सोचने वाला एक नागरिक हूँ, एक सचेत वो नागरिक। टर्म से सहमत। और मुझे लगता है कि ये टर्म किसी के लिए कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। एक आदमी प्रबुद्ध आदमी है, एक चेतनशील आदमी है, वो काफी है। और वो जब भी चेतना काम करेगी तो समाज के उस हिस्से के लिए ही काम करेगी जो समाज का हिस्सा अनइक्वलिटी की स्थिति में सप्रेस हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अभी जैसे हमारे एक दोस्त, हम लोगों के प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, उन्होंने अभी ये कॉलेज के कार्यक्रम में इस पर आपत्ति प्रकट की कि मैं समाज शास्त्र का प्रोफेसर हूँ और समाज शास्त्र का प्रोफेसर हूँ और आप मेरा परिचय जो करा रहे हैं वो एक दलित चिंतक के रूप में करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं आप मेरा परिचय इस तरह से? और बहुत अच्छी बात की उन्होंने। वो एक कैटेगराइज करने की नहीं, जैसे अम्बेडकर को देखिए ना, अम्बेडकर की बात हमेशा जो होती है वो दलित के कॉन्टेक्स्ट में ही होती है। मैं कहता हूँ ये तो डॉक्टर अम्बेडकर को छोटा करना हुआ ना। डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलित के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर एक उनके सामने पूरी दुनिया को बनाने की एक तस्वीर है। इस पे डिबेट हो सकती है कि उनको जो दुनिया बनाने की जो उनकी रूपरेखा है उसमें यहाँ ये कमी है, यहाँ ये है, लेकिन हमेशा और हमेशा केवल देखिएगा कि उनको जो सामने लाया जाता है, केवल ये सामने लाया जाता है कि इन्होंने अछूतों के लिए, अछूत के जो मुद्दे हैं उनको ही छुआ, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। मैं इसमें आपको टोकना चाहूंगा। देखो, ये शब्द है दलित की जगह एक हम शब्द बात सकते हैं हास्यग्रस्त लोग भी। मेरा सवाल है, जैसे हम मान लें कि दलित अम्बेडकर जी है, वो दलित नेता से हमने निकाल के कह दिया कि वो राष्ट्रीय नेता है, तो क्या उस राष्ट्र में जो जिस राष्ट्र की हम आप बात करते हैं वो तो उसमें तो पूंजीवादी दबदबा है, क्या वो पूंजीवादियों के लिए? ये तो हमने दलितों से या हाशिएग्रस्त लोग शब्द बात की, उनसे उनका नेता छीन लिया, दूसरों को दे दिया। ये तो आपकी व्याख्या है ना। तो आप उस राष्ट्रीय को अपने जैसे भगत सिंह को कहेंगे हर सबके हरमन प्यारे हैं, मुझे लगता है वो सबके नहीं है। तो भगत सिंह को आप सिख नेता नहीं कहेंगे ना। बिल्कुल नहीं कहेंगे, पर भगत सिंह सिखाए भी इस आइडियोलॉजी से। नहीं, वही कह रहा हूँ, तो आइडियोलॉजी से वो भी दलित नहीं है। केवल दलित का मतलब केवल ये नहीं हुआ कि वो जो अछूत जातियां हैं वो है। दलित एक चिंतन है ना। चिंतन क्या है? दलित का मतलब क्या हुआ कि जो समाज में जो बदतर जो हालात बने हुए हैं, जिस हालात में लोगों को बनाए रखा जा रहा है, उसको समझने के लिए आप एक तरह से शब्द को इजाद करते हैं, एक शब्द को आप तैयार करते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये जो पूरा जब हम कहते हैं कि दलितवादी चिंतन, तो दलितवाद में इस हालात से निकलने के बारे में जो लोग सोच रहे हैं उनको हम इस रूप में देखते हैं। अब रिड्यूस क्या हो गया है कि दलित जो है, एक फिलोसफिकली जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते थे दलित शब्द का, अब वो उसका केवल और केवल मायने जो रह गया है वो अछूत जातियों के रूप में रह गया है। ये चेंज हो गया, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। कल दिन जो हम कहते थे दलित, तो उसमें स्त्री, उसमें तमाम वैसी जातियां जो पिछड़ी हैं, दमित हैं, वो तमाम जातियां आती थी। लेकिन आज आप देखिए परसेंटेज, आप देखिए कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं दलित शब्द का, वो केवल कुछ जातियों के लिए, कुछ जातियों का मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए वो इस्तेमाल होता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन आपका शेड्यूल कास्ट करता है और आप पॉपुलर टर्म में मंचों पर आप उसको दलित, तो आपने तो रिड्यूस कर दिया ना भाई। और अब आप उसके नेता के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर को पेश कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, हम अब एक जो बड़ा सवाल रहा है हाशिएग्रस्त लोगों का, ये सारी समस्या को आप भारत में किस रूप में देखते हैं?
कौन सी समस्या? जिससे- जो हाशियाग्रस्त जो लोग हैं, हाँ जी। हाँ नहीं, हाशियाग्रस्त लोगों की समस्या तो लगातार बनी हुई, हम लोगों ने इस पे बात कर ही ली, हर लेवल पे बनी हुई है। एक मोटा मोटी मेरी सवाल और भी है, जो कल हमारा एक मित्र था वो आपसे पूछ भी रहा था, ये जो दलित समस्या को लैंड रिफॉर्म से नजरिए से देखने की वो बात कर रहा था। हाँ, तो मैंने तो बात उनसे की थी और मैंने उनसे कहा भी था कि लैंड रिफॉर्म तो, लैंड क्या है हमारे यहाँ, लैंड एक तरह से उत्पादन का साधन है और उत्पादन के साधन पर नियंत्रण, समाज के उस वर्ग का नियंत्रण जो शोषित है दलित, उसका नियंत्रण। तो मान लीजिए कि यहाँ अगर लैंड नहीं होती, यहाँ केवल फैक्ट्रियां ही होती, तो हम लैंड की बात नहीं करते, तो फैक्ट्री की बात करते, यानी कि उत्पादन के जो साधन है उसके नियंत्रण की बात करते हैं। और वो लैंड नहीं है, वो एग्रीकल्चर है, वहाँ अनाज पैदा हो रहा है, उस पर हम बात करते हैं। तो लैंड रिफॉर्म यहाँ जितनी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लीजिए कि हम दलित की ही नहीं, हम गरीबी की भी जो बात करते हैं, उससे भी ये बात जुड़ी हुई है कि लैंड रिफॉर्म जब तक आप नहीं करेंगे तब तक गरीबी का सवाल भी हल नहीं होगा। तो लैंड रिफॉर्म केवल दलित का मसला नहीं है, लैंड रिफॉर्म का मतलब इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लैंड चूंकि हमारा जो बेस है ना, इकोनॉमी का जो बेस है अब तक रहा है, जो मेजर जो हिस्सा रहा है वो एग्रीकल्चर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। एक दो सवाल रह गए क्योंकि प्रोग्राम जल्दी खत्म करना है, आप भी को भी थोड़ा काम था, हमें भी निकलना था। बात यह है कि जो एक दो सवाल बड़े अहम है, मुझे लगता है कि आपसे बात होनी चाहिए। इन दिनों हम देख रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दा काफ़ी भग रहा है, जो पूरा हरियाणा इसमें जल रहा था। ये कुछ जो मूवमेंट्स खड़ी हुई है सो कॉल्ड अपर क्लास की, वो रिजर्वेशन की बात कर रही है, यहाँ तक कि संघ का भी इस बारे में कई विचार आया, फिर बीजेपी को अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ रहा है। क्या जो है अपर क्लास से पटेल का आंदोलन देखिए वगैरह, ये आरक्षण की बात कर रहा है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या ये आरक्षण को खत्म करने की कोई? देखिए, मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूँ कि आरक्षण को खत्म करने की दिशा में हमारी जो राजनीति है, और राजनीति वो राजनीति जो जिसका वर्चस्व है, वो खत्म करने की तरफ बढ़ चुकी है। वो खत्म करेंगी। और देखिए, ये जो सरकार है और जो ये विचारधारा है, ये तो बुनियादी रूप से विशेष अवसर के सिद्धांत और खास तौर से सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको विशेष अवसर का सिद्धांत देने के बुनियादी रूप से विरोधी हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो आरक्षण को कतई पसंद नहीं करेंगे। और जो कई तरह के जो कह रहा था कि वो जो आरक्षण के जो के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, ये क्या शो करता है? ये एक तो शो ये कर रहा है कि ये मान लिया गया है कि जो आरक्षण है, उस आरक्षण के हासिल होने से आपको सरकार में या फिर एक व्यवस्था में हिस्सेदारी मिल जाएगी और आप अपनी तमाम तरह की समस्याओं को, यानी जो पटेल यूथ की समस्याएं हैं, जाट की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं कुछ और हैं, लेकिन आप उन तमाम समस्याओं को आप आरक्षण की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्ट करने का मतलब ये हुआ कि आरक्षण का जो पूरी फिलॉसफी है कि जो क्यों आरक्षण, उसको इस एक तरह से आप डाइल्यूट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली ये डाइल्यूजन है। तो कुल मिला के ये जो पूरे हालात बन रहे हैं, वो हालात जो समाज में जो बराबरी पैदा करने की, यानी सामाजिक स्तर पे जो बराबरी पैदा करने के लिए जो कार्यक्रम थे, उसको एक तरह से उन कार्यक्रमों से फिर वापस लौटने जैसा एक प्रक्रिया हमको दिखाई दे रही है। आखिर में हमें ये भी जल्दी पूछ रहे थे, जैसे कन्हैया कुमार का जो बर्ताव है, कुछ लोग तो कहते हैं कि वो एक लीडर मिल गया, और जैसे हम केजरीवाल का बर्ताव देखा, केजरीवाल के बाद वो जोगिंदर जाधव के निकलने के बाद जिस तरह का स्वरूप निकल के आया, केजरीवाल की लैंग्वेज आई, ऐसे लग रहा है वो सारा कुछ डिक्टेटरशिप की तरह जा रहा है। मतलब इस तरह के जो बर्तावे हो रहे हैं,
क्या ये लोकतंत्र के लिए किस तरह का शगन है? मतलब क्या है, वो लोकतंत्र में जो डेमोक्रेटिक स्पेस को और नहीं वो खतरनाक साबित हो रहे हैं उसके लिए? देखिए, एक तो ये है ना कि पूरा समाज जब आंदोलित होता है तो वो अपने आप में एक डेमोक्रेटिक स्पेस बनाने की दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये है कि उसका फैलाव किस रूप में हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये किसी भी आंदोलन के उभार के साथ देखा जाना चाहिए। अभी बहुत ही व्यक्ति केंद्रित जो एक तस्वीर आंदोलनों की एक तस्वीर दिखाई दे रही है। एक तरह से कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है सामने तो पूरा समाज ये समझने लगता है कि, या समाज का एक बड़ा हिस्सा ये समझने लगता है कि इससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है। डेमोक्रेसी में जैसे मैं कहता हूँ कि अगर गली गली में, गांव गांव में अगर ऐसा नेतृत्व न पैदा हो जो समाज को बेहतर बनाने की दिशा में ले जा सके, तो जाहिर सी बात है कि तब वो समाज नहीं बनेगा। एक व्यक्ति से कोई समाज कभी बना नहीं है, न बनेगा। एक व्यक्ति जो होता है वो पूजा के लिए हो सकता है, उसकी पूजा आप कर सकते हैं। समाज बनाने का काम तो सबका काम है और वो हर स्तर पर वो लीडरशिप की जरूरत महसूस करता है। एक जगह कोई चीफ मिनिस्टर बना दे या किसी लीडर का कोई एक लीडर, कोई एक आंदोलन का कोई एक लीडर बना दे और उससे आप सोचिए कि समाज बन जाएगा, ऐसा होता नहीं। बिल्कुल, ये सोचना ही गलत है। बिल्कुल बुनियादी रूप से, बुनियादी जो समाज निर्माण की जो बुनियादी बातें हैं उससे आप बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को ये जो फिनोमेना है, इस तरह के फिनोमेना को कैसे हम ज़्यादा वास्तविक रूप में और डेमोक्रेटिक बना सकते हो, जहाँ की हर जगह पर इस तरह की लोग निकले जो चेतना संपन्न हो, जो समाज में जो स्थितियां हैं उसमें बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं, तब शायद कुछ बात हो पाएगी। अगर जी आपने अच्छी खूबसूरत बातें की हमारे सपनों से, इसके लिए शुक्रिया। हमने भी अपना लालच पूरा कर लिया, 2-3 एक्स्ट्रा सवाल पूछ लिया। धन्यवाद।